मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना कि अगर नींव मजबूत हो तो आप उस पर मकान बड़ा ही विशाल खड़ा कर सकते हैं। तो उसी प्रकार मित्रों, अगर हम लोगों को अपनी उड़ान को ऊंचा भरना है अर्थात अपनी सफलता को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना है, तो हम लोगों को अपनी नींव मजबूत ही करनी पड़ेगी। और अपने अध्ययन में नींव मजबूत करने के लिए मित्रों, आज के कंपटीशन युग में जब एक से एक बढ़कर कंपटीटर आ रहे हैं, तो हम लोगों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एनसीईआरटी अपने अध्ययन में शामिल करना ही होगा। अगर हम लोग एनसीईआरटी को अपने अध्ययन में शामिल कर लेते हैं तो हम लोग निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। और जितनी चाहें, अगर आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लिए तो आप जो परीक्षा चाहें सब में, चाहे सिविल सर्विस तक अगर आप जाना चाहते हैं, चाहे आप पीसीएस में हो, चाहे आप एसएससी में हो, और यह आप आईएएस में भी अगर देना चाहते हैं या भविष्य में देने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा। अर्थात जो क्वेश्चन बेस्ड आते हैं हम लोगों के कंपटीशन में, वो एनसीईआरटी से ही आते हैं या एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए एनसीईआरटी का अध्ययन करना ही होगा। और एनसीईआरटी का अगर हम लोग मित्रों अध्ययन करते हैं तो हमारा जो सफ़र है वो बहुत लंबा हो जाता है। और लेकिन अगर नहीं करते हैं तो हम अपने कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। तो हम लोगों को कैसे अध्ययन करना है, ये भी ध्यान देना है कि हमारा अध्ययन भी हो जाए और हमारा कोई सिलेबस विस्तार मतलब ज़्यादा बड़ा हो जाने की वजह से छूटे भी ना। तो इसके लिए मित्रों हमने काफ़ी मेहनत करके एनसीईआरटी जो हमारी है, इसका हमने अध्ययन करके एक बहुत ही शार्ट नोट मित्रों आपके लिए तैयार किया है। और आप अगर इसका अध्ययन करते हैं, लाइन बाय लाइन है, चैप्टर बाय चैप्टर है, इसमें एक भी लाइन आपकी छूटेगी नहीं, और आप इसका अध्ययन कर लेते हैं तो एनसीईआरटी पूरी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज के समय में सिलेबस इतना ज़्यादा है, वैसे भी आपको करंट भी पढ़ना रहता है, और उसके बाद में मैथ है, रीजनिंग है, जो भी है। चूंकि करंट डेली का डेली रहता है इसलिए सिलेबस ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में अगर आप एनसीईआरटी बहुत ब्रॉड तरह से 6 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और आप करंट में या आप अन्य सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान देना है कि अध्ययन भी करें और हमारा अध्ययन मजबूत हो और हमारा कोई सेगमेंट छूटे भी ना। इसी के लिए हम लोगों ने मित्रों आपके लिए अध्ययन करके एक शार्ट नोट तैयार किया है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक चैप्टर से लेकर मतलब क्लास 6 से लेकर के 12 तक मैंने अध्ययन करके शार्ट नोट तैयार किया है। इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे और इसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी पूरी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तो एक बार जो ये शार्ट नोट है आप इसको पढ़ लें तो आपकी रिवाइज हो जाएगी। और चूंकि एक चीज़ ये ध्यान देना है कि अगर नया कंपटीटर है या मान लीजिए शुरू में आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी लैंग्वेज जो है, उसकी भाषा जो है मित्रों थोड़ा कठिन है। उसको पढ़ने में आप लोगों को पहली बार में कम समझ में आएगा और बार बार आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी जाएगा। तो इसीलिए मैंने 60 नोट तैयार किया है, आप लोग उसका अध्ययन करें। निश्चित ही आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहीं से आते हैं और आपको सफलता मिलेगी। एक बार अगर आप इसका अध्ययन कर लेते हैं तो आपकी नींव बहुत मजबूत हो जाएगी और आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको बार बार अलग अलग चैनल और अलग अलग बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग जो 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी का अध्ययन करने चल रहे हैं, उसमें सबसे पहले मित्रों हम लोग कक्षा 6 से लेकर के अध्ययन शुरू करेंगे। तो कक्षा 6 से हम लोग मित्रों अध्ययन करेंगे। कक्षा 6 का सबसे पहले हम लोग पाठ 1 अध्ययन करेंगे, लेकिन किसका? भूगोल, ज्योग्राफी का हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो इसमें लेसन बाय लेसन मतलब पाठ लेसन 1 से शुरू करेंगे, जहाँ तक होगा हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 भूगोल एनसीईआरटी का अध्ययन शुरू करते हैं। और पाठ काफ़ी बड़ा ना हो और कोई हमारा छूटे भी ना, कोई पॉइंट भी ना छूटे, क्योंकि हो सकता है कि
मान लीजिए जहाँ से क्वेश्चन आना हो वही टॉपिक आप छोड़ देते हैं तो आप पूरा पढ़ने का आपका कोई मकसद नहीं रह जाएगा। तो हम लोग पाठ के अध्ययन को देखते हुए लेसन को, जो भी हमारा पाठ है उसको मित्रों हम लोग 2 या 3, जिस हिसाब से बड़ा छोटा पाठ होगा उसको 2 या 3 वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा भी नहीं होगा और हम लोगों को सही से समझ में आ जाए, तो यही हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए अपनी चर्चा को हम लोग स्टार्ट करते हैं मित्रों। तो चलिए हम लोग अपने चर्चा को यहीं पर शुरू करते हैं। तो देखिए जो क्लास 6 कक्षा 6 का पाठ 1 है उसका नाम है मित्रों सौर मंडल में पृथ्वी, अर्थात सौर मंडल में पृथ्वी कैसे है, कैसी इसकी स्थिति है, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा आप पढ़ेंगे तो पूर्ण चंद्र वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। ये क्वेश्चन मित्रों आपने देखा भी होगा, वनडे एग्जाम में काफ़ी डायरेक्ट पूछा जाता है और जो सिविल सर्विस वगैरह में पूछे जाते हैं वो कूट के माध्यम से पूछे जाते हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना है पूर्ण चंद्र वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा मतलब होता है मित्रों फुल मून। फुल मून जो ना आपका होता है उसी को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। अर्थात पूर्णिमा के समय आसमान में जो चंद्रमा है वो बिल्कुल काफ़ी उजाला चंद्रमा से होता है और चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ता है, उसी को पूर्णिमा, उसी वाली मतलब वही रात को पूर्णिमा कहते हैं। और जो नए चंद्र वाली रात होती है उसी को अमावस्या कहते हैं, इसको न्यू मून कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि न्यू मून को हम लोग क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। अब इसमें ध्यान क्या देना है कि हमारे इसमें जो बांटा गया है हम लोगों के ज्योतिषी में या ज्योतिष में जो भी बताया जाता है भूगोल में, कि एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो मित्रों जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें उजाले वाली रात होती है, जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें अंधेरे वाली रात होती है। तो कहने का मतलब है जो शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन, अर्थात अगर हम महीने को 15-15 दिन में बांट लें तो शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होता है, लास्ट जो दिन होता है वही दिन क्या होती है, पूर्णिमा होती है। और कृष्ण पक्ष का मतलब अंधेरे वाली रात जब का आखिरी दिन होता है तो उसको अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के समय लगभग चंद्रमा पूरा ढक जाता है, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा खुलता है चंद्रमा, जैसे लगता है कि नया चंद्रमा निकल रहा हो, उसी को हम लोग अमावस्या कहते हैं। न्यू मून और फुल मून मतलब पूर्णिमा। तो ये कह सकते हैं कि शुक्ल पक्ष के लास्ट दिन को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष के लास्ट दिन को हम लोग अमावस्या अर्थात न्यू मून कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला है कि अर्सा मेजर और बिग बियर, ये नक्षत्र मंडल के नाम है, अर्थात ये नक्षत्र मंडल हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जो अर्सा मंडल है और बिग बियर हैं ये क्या है, नक्षत्र मंडल हैं। उसके बाद देखते हैं बहुत आसानी से पहचान, मतलब कैसे, बहुत ही सरल तरीके से, मतलब बहुत आसानी से जो पहचान आने वाला नक्षत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्त ऋषि। क्या कहते हैं, सप्त ऋषि कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में स्मॉल बियर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल बियर। अर्थात क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नक्षत्र बहुत आसानी से पहचाना जाता है वो कौन सा है, तो हम लोग उसको स्मॉल बियर अगर इंग्लिश में लिखा मिल जाएगा, या सप्त ऋषि। जो अर्सा मेजर का एक भाग है, अर्सा मेजर का क्या है, एक भाग है, नक्षत्र मंडल जो है उसी का एक भाग, अर्सा नक्षत्र मंडल जो है उसी का एक भाग है। उसके आगे उत्तरी तारा, जो उत्तरी तारा होता है वो उत्तरी दिशा को बताता है। क्या बताता है, उत्तरी दिशा को बताता है, जिसे हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। और ध्रुव तारा के बारे में मित्रों हम लोग बचपन से ही सुने रहते हैं, तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, जिसे हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। आसमान में आप देखते हैं काफ़ी तेजी से चमकता भी रहता है। उसके बाद में प्लेनेट मतलब ग्रह, ग्रीक भाषा के प्लेटाई से बना है। किससे बना है, प्लेनेटाई, प्लेनेटाई से बना है मित्रों। यही ध्यान देना है कि ग्रीक भाषा के किससे बना है, प्लेनेट, प्लेनेटाई से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अर्थात जैसा हम लोग जानते हैं कि बहुत पहले जब अध्ययन किया जाता तो यही लोग देखते थे कि आंकड़ा लगाया जाता था कि सूर्य के जो चारों ओर, बहुत पहले आप लोग देखेंगे जब अध्ययन करेंगे, हम लोग उसका भी आगे भी अध्ययन करेंगे कि बहुत पहले सौरमंडल में, जो हमारा सौरमंडल है उसमें पृथ्वी केंद्र माना जाता था। बाद में बताया गया कई नक्षत्र जो भी वेदता हैं या जो भी हमारे भूगोल वेदता हैं उनके द्वारा, कि नहीं, हमारे सौरमंडल का जो केंद्र है वो पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है।
तो अब सूर्य है। और चूंकि अब क्या, पहले लोगों को जानकारी नहीं थी तो पृथ्वी मानते थे, लेकिन वास्तव में था सूर्य। लेकिन बाद में इसका मतलब पता चला तो इसका अध्ययन में बदलाया गया कि अब पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। तो यही है, तो मतलब यह है कि जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उसकी परिभाषा में ग्रह की अगर हम लोग मित्रों देखें तो जो पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इसकी कुछ और मानक हैं, उसको हम लोग ग्रह कहते हैं। तो प्लेनाइट जो बना है, प्लेनेटाइट से प्लेनेट, इसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। और उसके बाद में मित्रों हम लोग देखते हैं कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस अर्थात अरुण, हिंदी में अरुण कहते हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं जो छोटे छोटे पिंडों से बने हैं। किससे बने हैं? छोटे छोटे पिंडों से, जो पट्टियां हैं उसी से बने हुए हैं। तो क्या है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के जो चारों ओर छल्ले हैं वो छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पट्टियां किससे बनी है? पिंडों से। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि बृहस्पति, शनि और अरुण के जो चारों ओर छल्ले हैं वो किससे बने हुए? छोटे छोटे बने हुए, छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियां हैं। तो यही हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके आगे है मित्रों कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह हैं। देखिए जो हमारे ग्रह हैं मित्रों वो आंतरिक और बाह्य दो श्रेणियों में बांटे गए हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए आपका, ये मान लीजिए हमारा सूर्य है, सूर्य से बढ़ते, ये मान लीजिए हमारा सन है, सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में इसको दिखाया। जैसे मान लीजिए बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, मंगल हो गया, उसके बाद में बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। तो इसमें क्या है कि जो चार ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसके बीच में एक यहाँ पर मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी पाई जाती है। इसके इधर मित्रों जितने ग्रह हैं, मान लीजिए इसको चार ग्रह हैं, इसको कहा जाता है आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और इस पट्टी के जो दाहिने साइड में है उसको बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो इसको हम लोगों को ध्यान क्या देना है, जो आंतरिक ग्रह होते हैं ये ठोस अवस्था में है। कैसे हैं? ठोस अवस्था में है। और जो बाह्य ग्रह हैं, जैसे आपका अभी बताते हैं, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये क्या होते हैं? ये गैस में है। कैसे में है? ये ठोस अवस्था में नहीं है मित्रों, गैसीय या द्रव अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में नहीं है। तो हम लोगों को यही ध्यान देना है कि ग्रह जो होते हैं आंतरिक और बाह्य दो श्रेणियों में बटे हुए हैं, दो भाग में बांटे जाते हैं, बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह। तो हम लोगों को यही ध्यान देना है कि चार ग्रह ऐसे जो हैं, सूर्य से क्रम की भी बात करते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो चार ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह आते हैं। और जो बृहस्पति है, शनि है, अरुण, वरुण है, ये बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। यही हम लोगों को ध्यान देना है। जैसा कि हम लोगों को पता है मित्रों कि पहले जो ग्रहों की संख्या थी वो 9 थी। क्या थी? 9 थी। एक ग्रह आपका था प्लेटो, जिसको हम लोग यम कहते थे। क्या कहते थे? यम हिंदी में नाम था। इसको अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब प्लेटो बता यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। कैसे? बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। इसकी कुछ परिभाषाएं जो ग्रह की होती हैं उस मानक पर खरा नहीं उतर रहा था, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो वर्तमान समय में जो प्रेजेंट टाइम है उसमें 8 ग्रह हैं, हम लोगों को ध्यान देना है। पहले 9 ग्रह थे, अब यम को हटा दिया गया प्लेटो को, इसलिए अब ग्रहों की संख्या 8 है। तो हम लोगों को ये भी ध्यान देना है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून मतलब अरुण, ओ बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून मतलब अरुण, वरुण बाह्य ग्रह हैं जो सूर्य से काफ़ी दूर हैं और बहुत बड़े आकार के हैं। और ये गैस और तरल मतलब द्रव अवस्था में, गैसीय और द्रव अवस्था में। तो हम लोगों को यही ध्यान देना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं ये वो ठोस अवस्था में हैं और जो बाह्य ग्रह हैं हमारे वो गैसीय अवस्था में हैं। यही हम लोगों को ध्यान देना है। तो आंतरिक ग्रह 4 हैं और बाह्य ग्रह भी 4 हैं। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और ये सूर्य से बढ़ते हुए दूरी का क्रम भी है मित्रों। उसके बाद में बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण मतलब यूरेनस और नेपच्यून। उसके बाद में देखते हैं अक्टूबर 2019 में हवाई में स्थित सुबारू टेलीस्कोप। हवाई जो है मित्रों एक द्वीप है, ये अमेरिका का एक स्टेट भी घोषित हुआ है, अमेरिका के आधिपत्य में है।
अमेरिका का एक स्टेट भी घोषित है। तो यहीं पर एक टेलीस्कोप लगाया गया था जिसका नाम था सुबारू टेलीस्कोप, की मदद से नए 20 नए चंद्रमा, चंद्रमा मतलब यहाँ पर चंद्रमा का सेंस मतलब ये चंद्रमा नहीं मित्रों, उपग्रह, यही उपग्रह को भूगोल में चंद्रमा भी कहा जाता है भूगोल की भाषा में। तो कहने का मतलब है कि जो सुबारू टेलीस्कोप की मदद से 20 नए चंद्रमाओं की खोज के बाद शनि, जो शनि ग्रह है, शनि के चंद्रमा अर्थात शनि के उपग्रह, जो उपग्रह है मित्रों शनि के, इसकी संख्या 82 हो गई है। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि इसकी संख्या कितनी हो गई है, 82 हो गई है। जबकि बृहस्पति के ग्रहों की मतलब उपग्रहों की, बृहस्पति के चंद्रमा मतलब उपग्रह, बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 अर्थात 79 हो गई है। तो हम लोगों को ध्यान देना है सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो शनि के हैं, कितने हैं, 82 हैं। उसके बाद किसके हैं, बृहस्पति के हैं, कितने हैं, 79 अर्थात 89 हैं, वो सॉरी 79 हैं। तो यही हम लोगों को ध्यान देना है। कभी कभी अलग अलग भाषा में लिखा जाता है, कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में लिखा रहता है कि बृहस्पति किससे ज़्यादा है। आप लोग को एनसीईआरटी पर ही विश्वास करना है, क्योंकि एनसीईआरटी जो कोई क्वेश्चन का विवाद उठता है, कोर्ट में जाता है, तो उसमें बेस्ड क्या माना जाता है, तो बेस्ड जो माना जाता है मित्रों एनसीईआरटी को ही माना जाता है वैध। तो इसीलिए आप लोगों को यही अध्ययन मानना है। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, तो शनि के हैं, कितने हैं, 82 हैं। उसके बाद बृहस्पति के हैं जो 79 हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद मित्रों ये है कि हम लोगों को ये देखेंगे कि जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हुआ करते थे, जो पौराणिक कहानियाँ हुआ करती थी, उसमें क्या बताया जाता था कि पौराणिक रोमन पौराणिक कहानियों में जो सूर्य मतलब जो सोल थे वो कौन थे, वो सूर्य देवता ही थे। जो हमारे सूर्य देवता हैं उनको पौराणिक रोमन कहानियों में क्या कहा जाता था, तो सोल कहा जाता था। ये क्वेश्चन आया भी है, आप लोगों को ध्यान देना है। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल किसे कहा जाता था, तो सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। उसके बाद में ज्योग्राफी, एक अंग्रेजो ज्योग्राफी है मित्रों, इसको हम लोग हिंदी में भूगोल कहते हैं। और ये इंग्लिश शब्द है, और जो इंग्लिश शब्द है मित्रों वो किससे है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण, पृथ्वी का विवरण होता है। ज्योग्राफी जो है वो ज्योग्राफिया से बना हुआ है, जिसको जियो मतलब जी पृथ्वी और ग्राफिया मतलब लिखना, तो अर्थात पृथ्वी के बारे में लिखना है, पृथ्वी का अध्ययन करना, यही ज्योग्राफी है। तो ये हमारा कहने का मतलब आज चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं भी बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मित्रों ये हमारा क्लास 6 पहले पाठ जो पृथ्वी सौरमंडल में पृथ्वी है उसका इतना पाठ हम लोग अध्ययन किए। अब इसी में का थोड़ा पार्ट और बचा हुआ है। अगर आप इसी में हम लोग अध्ययन करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोगों को ध्यान देना है, जो अगला नेक्स्ट वीडियो हम लोग होगा इसी का बचा हुआ जो पार्ट है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, तो हमारा एक लेसन पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले जो लेसन है लेसन 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग बढ़िया से अध्ययन करिए ताकि अपने जो भी कंपटीशन आता है उसमें अच्छा से प्रदर्शन करें, और अच्छे से प्रदर्शन करने के बाद उच्चतम शिखर पर एक नौकरी पाने के बाद अगले में जाएं, सिविल सर्विस तक जाएं। आप अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करके आप निश्चित ही सफल हो। चलिए अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।